नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में इस वक्त जो है ट्रंप के टैरिफ की जो मार है वो देखने को मिल रही है। 50% का जो टैरिफ है वो लग चुका है। इस खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे पेंशन की, यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस। तमाम मुद्दे हैं, तमाम विषय है, तमाम तरह के उहापोह की स्थिति है, कर्मचारी वर्ग के बीच में चिंताएं हैं। तो सरकार क्या चाहती है, इस मुद्दे को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे किस बात की, तो गोल्ड ईटीएफ की, उससे जुड़े हुए पेंशन फंड्स की और फंड मैनेजर्स की जो समस्याएं हैं उसको भी चर्चा में लेंगे। तो पूरी चर्चा को आसान बनाने के लिए, सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे शो में, स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जिसको कि आप जीटीआरआई के नाम से जानते हैं, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ से भारत की नेट फेयर जो राजधानी है उसको कहे जाने वाले तिरुपुर, उसके सामने एक बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट आने वाली है? आज से लागू 50% टैरिफ का किस सेक्टर पर ज्यादा असर होगा? इसी बीच गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई। सभी मुद्दों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी सुविधा शुरू की। सरकार ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में एक बार स्विच किया जा सकता है, लेकिन ये सुविधा जो है सीमित समय तक के लिए उपलब्ध है। कब तक स्विच कर सकते हैं? इसके अलावा कर्मचारी वर्ग में उहापोह की जो स्थिति है, उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, यूपीएस में रहें या एनपीएस में आ जाएं। तो आज दोनों की खासियत और खामियां, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे पेंशन फंड की और गोल्ड ईटीएफ की। अभी तक पेंशन फंड केवल जो है शेयर, बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज जैसी पारंपरिक जो है जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब विचार चल रहा है कि इन्हें गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा लगाने की इजाजत दी जाए। इससे क्या फायदा होगा? पेंशन फंड मैनेजर्स और क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले बेस टैरिफ 25% और उसके बाद रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी के तौर पर 25% यानी कुल 50% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ आज से भारतीय सामानों के ऊपर इफेक्टिव हो चुका है, यानी लग रहा है। लेकिन ऐसा करके ट्रंप ने खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर हाई टैरिफ लगाने का उल्टा असर अमेरिका पर पड़ सकता है और उसकी इकॉनमी रसातल में जा सकती है, यानी धरातल में जा सकती है। साथ ही जहां इससे महंगाई बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ को बड़ा धक्का लग सकता है। प्रवीण सर, ये तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन भारत पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा या नहीं, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और प्लीज कंटिन्यू कीजिए गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है उससे। नहीं, बिल्कुल देखिए, टैरिफ प्रभावी हो गए हैं। 9 बजे से आज सुबह लागू हो गए हैं भारत पे। 50% टैरिफ की मार भारत पर पड़ गई और इसके व्यापक असर दिखने की एक आशंका जताई जा रही है। अलग अलग एजेंसियों द्वारा, अलग अलग रिसर्च जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब पहले आप ये समझिए कि असर क्या बड़ा दिखाई दे सकता है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो सीधे सीधे इसके जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है जी। 2024-25 के फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें तो भारत से अमेरिका को गया एक्सपोर्ट तकरीबन $87 बिलियन था। 86 पॉइंट समथिंग बिलियन का एक्सपोर्ट था। इसमें से तकरीबन $50 बिलियन का एक्सपोर्ट अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तिरुपुर हो, नोएडा हो या दूसरे जो टेक्सटाइल हब हैं सूरत जैसे, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने कामकाज को होल्ड कर दिया, यानी रोक दिया है। सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति इस बात की है कि अब आगे होगा क्या, किस तरह से ये जो एक्सपोर्ट सामान है वो जा पाएगा। लगभग 1.5 लाख 2 लाख नौकरियों के भी खतरे में आने की बात कही जा रही है जी। अब इस कड़ी का दूसरा पहलू ये है, एक तो देखिए भारत पे खतरा है, भारत अपनी तरफ से अपना अलाइनमेंट तय कर रहा है। यानी जो जिस बात का जिक्र हमने भी बार बार किया है कि एक्सपोर्ट की बजाय इंटरनल डिमांड या घरेलू डिमांड के जरिए इन चीज़ों को खपाने की बार बार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि अपने देश का सामान इस्तेमाल करें, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब मारुति के प्लांट का इनॉग्रेशन किया, ई विटारा को लॉन्च किया गया,
तब भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन क्या वाकई में $50 बिलियन का सामान खप पाएगा, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। सर, तिरुपुर पर ज़्यादा चर्चा को लिए चलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के कुल नेटवेयर का जो निर्यात है उसका जो 68% हिस्सा अकेले जो है तिरुपुर संभालता है। सर, इस शहर ने कारोबारी साल अगर 2025 की बात की जाए तो 44,750 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है टर्नओवर वाला आंकड़ा है, ये आता है। कहा जा रहा है कि 10 लाख रोजगार यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन हॉल्ट है, तो जो नौकरियों पर जो संकट है सर, वो बहुत बड़ा संकट है, वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से जितने एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे टेक्सटाइल से जुड़े हों, चाहे दूसरे सेक्टरों से, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज, उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सब अब सरकार से और आरबीआई दोनों से ये मांग कर रहे हैं कि उनको कोविड के वक्त में जिस तरह की सहूलियतें दी गई थी, चाहे कर्ज के चुकाने को लेके हो या एडिशनल फंडिंग मुहैया कराने को हो, क्योंकि लाखों रोजगार इस वक्त इस आशंका से ग्रस्त हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा जी। और सरकार भी इस बात को लेके चिंतित है। हो सकता है सरकार कुछ स्पेशल पैकेज जो एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, पर्टिकुलरली जिन पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे टेक्सटाइल हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो। जेम्स एंड ज्वेलरी भी आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहां लाखों की तादाद में, सूरत में देख लीजिए आप और बाकी इलाकों में देखें तो वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना पड़ सकता है, एक बात। सेकंड बात, मोरेटोरियम देना पड़ सकता है, यानी जो कर्ज जो लिए गए हैं उसको चुकाने की अब उनके ऊपर एक जो मियाद है या जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है कि आप अभी रोक दीजिए अपनी जो किस्तें हैं उसको बाद में आप चुकाएं, जब एक बार चीज़ें नॉर्मल हो जाएं या एक बार अमेरिका के साथ किसी तरह की ट्रेड डील हो जाए। जस्ट लाइक कोविड के टाइम में देखने को मिला था सर, हूबहू। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह की फैसिलिटीज सरकार को देनी पड़ सकती हैं एक्सपोर्ट ड्रिवन यूनिट्स को। और इसी क्रम में जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है वो भी इसी आशंका को दिखा रही है। उसमें कहा गया है कि भारत की जो ग्रोथ है उसमें 0.5% की गिरावट आ सकती है, 6% के नीचे। हाँ, यानी अगर अभी 6.5% की ग्रोथ पिछले साल रही और इस साल भी 6.5% की ग्रोथ की बात रिजर्व बैंक भी कर रहा है, तमाम एजेंसियां कर रही हैं, तो माना ये जा रहा है कि 0.5% की ग्रोथ का यहाँ से खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है, लगभग 6% या उसके नीचे जा सकती है। और इसीलिए आप देखें कि कल रिजर्व बैंक गवर्नर ने, कल नहीं परसों कहूँगा, रिजर्व बैंक गवर्नर ने साफ तौर पे कहा था कि ग्रोथ को बचाने के लिए रिजर्व बैंक से जो भी मुमकिन होगा रिजर्व बैंक अपने कदम उठाने से पीछे नहीं हटाएगा। यानी सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर, दोनों जो है वो एसओएस मोड में है, दोनों एक्शन मोड में है, ताकि पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी को जो एक जर्क लग रहा है, जो एक झटका लग रहा है, उससे किस तरह बचाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। सर, यही बात एसबीआई के जो सौम्यकांति घोष साहब हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी कहा है कि भारत का जो अप्रैल जून का जो जीडीपी वो तो मजबूत रहने की संभावना है, लेकिन जो टैरिफ के साल की जो दूसरी छिमाही है वहाँ जो है थोड़ा डेंट पड़ता हुआ दिख सकता है। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वहाँ असर पड़ सकता है। उन्होंने डॉलर को भी शामिल किया इस चर्चा में, कहा कि 88 तक गिरने का रिस्क है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देखिए उसमें मसला क्या है, जो यूनिट्स हैं असल में, अब भले स्वदेशी की बात की जा रही कि आप अपनाइए, लेकिन क्या पूरा देश एकदम गियर अप होके सारा कंज्यूम कर सकता है, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जितनी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स थी या इंडस्ट्रीज थी उन सबको बहुत हाल तक ये लग रहा था, या टिल आप समझिए कि जून तक इस बात के आसार लग रहे थे कि सरकार इस पूरे जो अमेरिका के साथ ट्रेड का मसला है इसको मैनेज कर लेगी, दोनों देश कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे और कारोबार पर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि बात पूरी की पूरी प्रैक्टिकलिटी पे आके टिक रही थी। लेकिन ट्रंप साहब का फोन तो उठा नहीं रहे मोदी साहब। हाँ, अब किसी को अंदाजा नहीं था, पूरे के पूरा जो पॉलिसी हल्का है, नीतिगत तबका जो है या जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत और अमेरिका के संबंध इस तेजी से डिटेरियोरेट होंगे, इस तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे जी। ये बहुत सडन और बहुत तेज घटनाक्रम हुआ, जहां दोनों देश, दो बड़ी शक्तियां अचानक से एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहूंगा लेकिन कन्फ्रंटेशन के कम से कम उस पे आके खड़ी हो गई। जहां अमेरिका ने यह कहा कि साहब आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आप पे 50% टैरिफ लगेगा, अमेरिकन अफसर खुद एनर्जी के लिए रूस के साथ डील कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होना, तो ये कुछ विचित्र सी सिचुएशन बहुत अचानक खड़ी हुई। और उसी में जो जर्मन न्यूज़पेपर की जो एक रिपोर्ट आई है कि
4 बार फोन किया गया। हाल के वक्त में 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोशिश की कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रिफ्यूज कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात ये भी कहा जा रहा है कि जो डेलीगेशन 25 तारीख को आने वाली थी उनको भी रोका गया। नहीं, डेलीगेशन का तो आना कैंसिल ही हो गया, उनको इसी 25 को आना था। एग्जैक्टली। तो वो तो पूरा दौरा ही कैंसिल हो गया। अब मसला ये है कि भारत अब अपने रुख पे अड़ गया है इस पूरी ट्रेड डील में, और सरकार साफ तौर पे ये कह रही है, अलग अलग मंचों से सरकार का बयान आ रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों का हित, हम छोटे कारोबारियों के हित पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अब चाहे जो हो जाए। दरअसल सरकार भी एक तरह का रास्ता तलाश रही थी। मुझे लगता है अमेरिकन प्रेशर जिस तरह का था उसमें सरकार को अब एक रास्ता मिल गया कि आपने जिस तरह की एक्टिविटीज़ की अमेरिकी सरकार ने 25% और फिर 25%, उसमें भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो रीअलाइन करे दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, चाहे चीन हो या रशिया हो या ब्राज़ील हो, और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करे। जी, लेकिन सर ये तो अब बात हुई नेगेटिव बात, अब थोड़े पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट फिच, और जो इस तरह से जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जो हमारी इकोनॉमी को अच्छा खासा रेटिंग दिया है, पहले फिच की बात कर लें तो उन्होंने जो स्टेबिलिटी है, उस जो आउटलुक है उसको BBB नेगेटिव पर कायम रखा है, और S&P की बात की जाए तो उन्होंने BBB नेगेटिव से बढ़ाकर BBB रखा है। तो ये भी तो अच्छी खबर आ रही है सर, कहा जा रहा है कि इकोनॉमी अच्छी है। उसमें देखिए हम लोगों ने जो बात कही, एक तो देखिए 2 बातें बहुत मोटे तौर पे समझ लीजिए। पहली बात यह है कि इकोनॉमी को झटका लगेगा, जो आधा % की बात कही जा रही वो नियर टर्म एक झटका लगना, जर्क लगना तय है। वो चीज़ें चाहे टेक्सटाइल यूनिट्स हों, चाहे जेम्स ज्वेलरी या डायमंड से रिलेटेड यूनिट्स हों, उनके सामने वो एक आसन्न खतरा जिसको बोलते हैं डर जो है वो है, क्योंकि आपका ऑल ऑफ सडन सामान जाना बंद हो गया। जो आप पूरी तैयारी कर रहे थे, आपके पास इन्वेंट्रीज थी, वो सब अब आप कैसे खपाएंगे, तो एक मुश्किल वो है। दूसरी बात, दूसरे मोर्चे पे सरकार खड़ी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने पहला बड़ा फैसला किया कि हम GST पे एक आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म करने जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा ऐसा थ्रस्ट है जो इकोनॉमी को इस झटके से उबारने में मदद करेगा। दूसरी चीज, सरकार ने कहा कि हम केवल और केवल रिफॉर्म के मोर्चे पर GST तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम ऑल आउट रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें टैक्सेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हटाने की बात है, उसमें राज्यों की पॉलिसीज को भी चेंज किया जाएगा। तो सरकार ने जिसकी बात हमने कल भी मनी सेंट्रल में की थी, 2 बड़े हाई पैनल बनाए हैं, एक राजीव गाबा की अगुवाई में और एक TV सोमनाथन जो कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी अगुवाई में, जो देश में आर्थिक मामलों से जुड़े हर तरह के जो कानूनी पेच हैं, पचड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे और देश को फिर ग्रोथ के नए रास्ते पर डाला जाएगा। लेकिन इसका असर आपको मिड और उसके बाद के सेगमेंट में दिखाई देगा। GST का असर आपको नियर टर्म दिखाई दे सकता है और ग्रोथ को झटका भी नियर टर्म लगने वाला है। तो वो जो एक तिमाही जिसको सौम्यकांति घोष बोल रहे हैं, एक तिमाही तो ये गुजर ही गई, अब अगली तिमाही पे खतरा है। असल में 27 अगस्त के बाद की दुनिया तो 27 अगस्त के पहले की दुनिया, या भारत 27 अगस्त के पहले का भारत और 27 अगस्त के बाद के भारत में जो बदलाव हैं वो हमको दरअसल दिखाई देंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी सुविधा शुरू की है। सरकार ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन सिस्टम में एक बार स्विच किया जा सकता है, लेकिन ये सुविधा जो है सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। UPS से NPS में 30 सितंबर 2025 तक ही आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी यानी रिटायरमेंट से 1 साल पहले या TRS यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में रिटायरमेंट की तारीख से 3 महीने पहले तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रवीण सर, लेकिन कर्मचारी वर्ग में बड़ी उहापोह वाली स्थिति है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि UPS में रहें या NPS में जाएं। तो सर इस खबर को भी डिकोड करिए। देखिए, आज का जब मनी सेंट्रल हम लेके आए और उसकी जब हमने चर्चा न्यूज़ रूम में शुरू की कि क्या करा जाएगा, तब इस बात का साफ तौर पे दिमाग में एक आइडिया था कि 2 बड़ी चीज़ें इस वक्त देश में मौजूद हैं। एक टैरिफ का मामला जिसको हमने डिस्कस किया, दूसरा मामला जो कि लगभग 30-40 लाख लोगों के ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है और जो है उनकी पेंशन से जुड़ा मामला, और वो था आपका UPS NPS। कल भी हमने इसको लेके चर्चा की थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जिनको डिस्कस करना हमारे लिए बनता है जी, क्योंकि बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिनके सामने अब एक जो देखिए उम्मीद थी लोगों के सामने, जो एक लग रहा था जब बड़ी तादाद में
जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने यूपीएस को चूज नहीं किया और एनपीएस में बने रहने का फैसला किया। आंकड़े थे सर जो 30 लाख के आसपास थे, 31,000 के आसपास लोगों ने ऑप्ट किया। बिल्कुल। तो इन कर्मचारियों के दिमाग में दरअसल एक बात ये थी कि सरकार को मजबूरन ओपीएस की तरफ लौटना पड़ेगा। अब कल का जो एक फैसला आया है कि आपको वन टाइम एक मौका मिलेगा जहां आप यूपीएस से वापस जा सकते हैं। जो 30-31 हजार लोग जो गए हैं उनके पास एक अवसर होगा कि वो यूपीएस से एनपीएस में वापस जा सकें जी। अब यहां से एक सवाल ये बहुत बड़ा पैदा हो रहा है जिसको लेके आज हम बैठे कि क्या यूपीएस को सरकार को बंद करना पड़ सकता है। फेल हो गई सरकार की पॉलिसी। फेल तो होती हुई दिखाई दे रही, जब केवल और केवल 1% लोगों ने इसको ऑप्ट किया और समय समय पर आपको डेडलाइन भी बढ़ाना पड़ रहा है। डेडलाइन बढ़ाना पड़ा, उसमें नए फीचर जोड़ने पड़े, चाहे ग्रेचुइटी को लेके हो चाहे बाकी चीज़ों पे सरकार ने बार बार सफाई दी। लेकिन मैं इस बात को मानकर चल रहा हूं कि अगर 31,000 लोगों में से 30,000 लोग अगर वापस एनपीएस चले जाते हैं सरकार पर यह प्रेशर डालने के लिए कि आप ओपीएस लेकर आएं, तो क्या सरकार के पास यूपीएस को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वजह यह भी है कि 30 सितंबर की डेडलाइन है, सरकार ने अनलिमिटेड पीरियड के लिए यूपीएस को खोल के नहीं रखा हुआ है जी। एक डेडलाइन है जिसके भीतर अगर लोग आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सरकार को फिर सोचना होगा कि इस सो कॉल्ड फेल्ड स्कीम के साथ किया क्या जाए। क्योंकि सरकार 2 स्कीमें चलाए जिसमें मान लीजिए 500 या 1000 अगर लोग यूपीएस में हुए, ऐसी स्कीम को चलाने का क्या फायदा होगा। यही चीज मुझे लगता है सरकार के दिमाग में कि सरकार ने मौका दिया कि अब आप आ जाओ, अगर वापस आना है एनपीएस में रहिए, यूपीएस को हम डिफंक कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ सरकार यह भी साफ तौर पे कह चुकी कि ओपीएस को सरकार बहाल नहीं करेगी, किसी भी कीमत पे लाने का इरादा नहीं है। यानी सरकार अब जो दूसरे रास्ते पे चल रही है वो ये है कि आप एनपीएस में आ जाइए, एनपीएस में रहिए, जो तौर तरीके जैसा रिटर्न जो मिल रहा है आप एनपीएस में रहिए, यूपीएस को हम रखेंगे नहीं। लेकिन ये सरकार का एक बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल का फेल्योर दिखाता है, जिसपे टीवी सोमनाथन जो तब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी अगुवाई में ये पूरी कमेटी बनी जिसने पूरी यूपीएस की सिफारिशें दी और सरकार ने उसको पूरे फैनफेयर के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ उसको पेश किया और कहा कि ये पेंशन में देश का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और वो पूरी तरह से कर्मचारियों ने उसको फेल कर दिया, मास्टर स्ट्रोक। मेरे पास कुछ बैकफायर कर गया। मेरे पास कुछ आंकड़े सर यूपीएस वर्सेस एनपीएस, उसको पहले बता दूं, उसके बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। देखिए यूपीएस को कहा गया था कि इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगी, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उनके परिवार को अगर कर्मचारी की पेंशन अगर मिलने लगे तो फिर वो 50% पहले मिलता था, उसको अब 60% किया गया। कहा गया कि 10% मैंने बढ़ा दिया। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई थी, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात कही गई थी, यानी अगर आपको जो सैलरी पेंशन मिल रहा है तो वो एज इट इज़ नहीं रहेगा, हर साल उसमें बढ़ोतरी की भी बात होगी, ग्रेचुइटी की भी बात हुई थी। लेकिन अब आते हैं एनपीएस में, जो नफ़ा और नुकसान वाली जो कहानी थी उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब एनपीएस समझिए, एनपीएस की बात की जाए तो ये योजना जो है साल 2004 में शुरू की गई थी। इसके बाद साल 2009 में इसको प्राइवेट सेक्टर स्वनियोजित लोगों के लिए और एनआरआईज के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस एक मार्केट बेस्ड पेंशन स्कीम थी। इससे मिलने वाला रिटर्न जो है उसकी अगर आप निवेश की गई रकम पर डिपेंडेंसी थी। अगर इस योजना के कर्मचारी नियमित रूप से अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद 60% का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स फ्री निकाला जा सकता था, जबकि जो 40% वाला मामला है उसको एन्युटी में निवेश कर दिया जाता था। अब एनपीएस की खामियां और जो ये एंगल है, खासियत, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए एनपीएस में कहा जा रहा है कि कर्मचारी को इक्विटी, डेटा या सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश जो है उसको चुनने की आज़ादी होती है। इसके साथ ही आप जो है फंड मैनेजर का भी चुनाव कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप इनकम टैक्स की जो धारा है ATC, ATCC D1B, ATCC D2 के तहत आपको छूट मिलती है, जिसको अट्रैक्टिव भी बनाता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये बाजार आधारित, यानी जो शेयर बाजार और जिसमें रिस्क एसोसिएटेड है, इस वजह से इसमें जो रिटर्न है उसकी एश्योरिटी नहीं होती है। और उसके साथ ही कहा जा रहा है कि 40% जो रकम है एन्युटी में निवेश करना भी इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन तमाम जो कर्मचारी वर्ग से हमारी बातचीत होती है वो कहते हैं कि ना मुझे एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, वी वांट ओनली ओपीएस, जिसको लेकर आज संसद में भी माफ़ कीजिएगा, आज प्रवीण जी भी ने भी बता दिया और संसद में भी इस बात को लेकर कहा गया कि ओपीएस की अगर लौटने की अगर कोई बात है तो उसमें बड़ा सा समझ जाइए नो लिखा हुआ है। सर ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
यूपीएस को लेके पूरी जो पेंशन की जो स्ट्रेटजी थी सरकार की, और इसमें देखिए 2-3 चीज़ें और भी हैं। जी। जैसे सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेके आने की बात कर रही थी, इसको लेके हमने इस साल की शुरुआत में कई बार गहमा गहमी होती हुई देखी। अब यूपीएस का जो हाल हुआ है उसके बाद क्या सरकार को जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है उस पे किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। क्या सरकार वहाँ पे कुछ ऐसे ट्वीक्स लेके आती है कि, क्योंकि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम इस तरह की होगी जिसमें एक दिहाड़ी मजदूर से लेके एक गांव का रहने वाला पूरे देश के हर व्यक्ति को सोशल कवरेज देने की कोशिश के तहत ये स्कीम लाए जाने की बात जो है वो इस साल के शुरुआत में चल रही थी। जी। क्या वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रावधान करने होंगे जिससे कि इसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके? तो ये एक चीज़ जरूर है विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब पेंशन फंड्स की। देखिए, अभी तक पेंशन फंड्स जो हैं वो केवल शेयर, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ जैसे पारंपरिक जगहों पर ही इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब विचार चल रहा है कि इन्हें गोल्ड ईटीएफ्स में भी पैसा लगाने की इजाज़त दी जाए। ये अनुरोध जो है, जो रिक्वेस्ट है, उन्होंने पिछले महीने की एक बैठक में भी किया था। कारण ये दिया जा रहा था कि देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स में इस साल जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 30% की। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? और इस खबर को अगर मैं समझ पाऊँ सर, तो ईपीएफओ को लेकर भी हम लोग कई चर्चा करते रहे हैं। कहा जा रहा था उसमें भी कि डिमांड्स की जा रही थी कि जो पैसा है ईपीएफओ के तहत जो आता है, भारी कंट्रीब्यूशन आता है लोगों का, 7-7.5 करोड़ लोगों का जो पैसा आता है, उस पैसे को हमें मार्केट में लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि उससे ज़्यादा रिटर्न्स में कमाऊं और उसको ट्रांसलेट कर सकूं नीचे तबके के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्या उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पेंशन को लेके है। जो ईपीएफओ की बात कर रहे थे तो उसमें जो आपका ईपीएफओ का फंड है, पीएफ का फंड है, उस पे जो ब्याज मिलता है 8% या 8.25%, 8.25%, उस ब्याज को स्थिर रखा जाए या उस ब्याज को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा है ओवर द ईयर्स लगातार पीएफ पे मिलने वाला ब्याज धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया है। अब उस ब्याज को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी ये है कि जो फंड आपके पास है उस पर रिटर्न आपको ज़्यादा अच्छा मिले, तभी आप उसमें 6-7 करोड़ जो पीएफ मेंबर्स हैं उनको अच्छा ब्याज दिया जा सके। तो उसको लेके सिफारिशें आई थी, लेकिन अब जो नई सिफारिशें हैं या जो नई एक मांग आई है पीएफआरडीए के पास, वो आई है जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जो कई पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, उनकी पीएफआरडीए से एक डिमांड है कि साहब अगर आप चाहते हैं कि एनपीएस में अच्छे रिटर्न मिले तो इसके लिए जो फंड का पैसा है उसमें उनको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो गोल्ड ईटीएफ जैसे साधनों में पैसा लगा सकें, एक। और दूसरी एक बड़ी मांग ये है कि जो शेयरों में इन्वेस्टमेंट की जो अभी उनको मैंडेट है या अधिकार है जी, उसको भी थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया जाए। अभी जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो जो देश की टॉप 200 कंपनियां हैं सिर्फ उनमें पैसा लगा सकते हैं। इन फंड मैनेजर्स की मांग है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए ताकि वो और ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगा पाएं। जी। अब प्रवीण सर, इसका फायदा क्या होगा? क्या सोने को जो सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है, कहा जाता है कि बड़ा, जब भी अगर कहीं अनसर्टेनिटीज़ हो तो इसको सेफ हेवन के रूप में माना जाता है, क्या यही एक बड़ी वजह है या कोई और? नहीं, देखिए पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने लगातार स्थिर रिटर्न क्या दिए, बाजार को बीट किया है, आउट परफॉर्म किया, तगड़े रिटर्न दिए। गोल्ड जिस तेजी से भागा है वो शायद लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। जी। दूसरी चीज, एनपीएस का फंड भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो आपको FY25 में जो AUM था एनपीएस का वो 23% साल दर साल आधार पे बढ़ के 14.5 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया। टोटल जो फंड कॉर्पस है, इसमें जो नॉन गवर्नमेंट का AUM है यानी जो कॉरपोरेट्स का AUM है वो 29% बढ़ के लगभग 3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। तो एनपीएस का फंड बहुत बड़ा है और इसीलिए ये फंड मैनेजर सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये फंड मैनेजर मांग ये भी कर रहे हैं कि आप इनको जो दुनिया के जो दूसरे ओवरसीज मार्केट्स में भी पैसा लगाने की मंजूरी दी जाए, यानी जैसे कनाडा पेंशन फंड है इसमें पैसा लगाने का मौका दिया जाए। तो अब जब से एनपीएस शुरू हुआ है तब से अब तक इसमें 9.5% के आसपास रिटर्न इन्होंने सालाना आधार पे दिया है जी। और अगर आप गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न की बात करेंगे तो एक साल में 37% गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न मिला है जी। तो अगर आप सरकारी बॉन्ड, क्योंकि एनपीएस में देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, नॉन गवर्नमेंट जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए आप अपना चूज कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना
जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमेटिक है आपका, आप इक्विटी में 75% तक वो कर सकते हैं। क्लास ए है जिसमें आपका AIF में पैसा लगता है, जिसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं। वहीं पे अभी वहाँ पे जो AIF है उसमें 5% लगाने की सहूलियत है, उसको बढ़ाकर 10% करने की बात है और उसमें गोल्ड ETF को लाने की बात है, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ डबल हो जाएगा विशाल। लेकिन एक सवाल है सर, मैं कर्मचारी वर्ग से जब बात करता था तो उनकी एक बहुत प्रबल डिमांड ये रहती थी कि विशाल जी देखिए, हमारा पैसा जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जब अच्छा खासा जो कॉर्पस जमा है, उस पैसे को सरकार जो है मार्केट से लिंक कर देती है। NPS को लेकर ये समस्याएं थी और वो OPS में होता नहीं था। OPS में था कि सब भाई ग्रेचुइटी मामला जो था, GPF में पैसा जा रहा है, तमाम पैसे थे, वो कहा जा रहा था उस पर अच्छा खासा, उसमें कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं था। क्या अब फिर वो मांग नहीं उठती हुई नजर आएगी कि देखिए आप फिर आपने रिस्क को मीटर जो है उसको फिर लाल कर दिया, एकदम बढ़ा दिया? नहीं, सरकार तो कहेगी कि हमने तो आपको UPS का विकल्प दिया था, जिसमें हम आपको एश्योर्ड पक्की पेंशन दे रहे थे, 50% आपका जो सैलरी थी उस पर। लेकिन चूंकि लोगों ने उसको ऑप्ट ही नहीं किया अलग अलग वजहों से, तो अब सरकार की उसमें एक तरह से सरकार के पास कहने को ये है कि हमारी जवाबदेही अब इसमें क्या रहेगी। हमने आपको सबसे अच्छी एक ऑप्शन, सबसे अच्छा एक विकल्प आपके सामने रखा जी, और आपने उसको स्वीकार नहीं किया जी। तो अब सरकार के पास विकल्प ही नहीं। सरकार ने ये साफ कह दिया है कि OPS तो किसी कीमत पर आने से रही, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार नहीं लाएगी, ये सरकार साफ कर चुकी है। तो अब आपके पास दो मौजूदा विकल्प थे, एक NPS है और एक UPS। UPS में आप जाना नहीं चाहते तो NPS का आनंद लीजिए। तो सरकार कुल मिला के ये कहना चाहती है, और सरकार, मुझको ये लगता है कि सरकार UPS से पल्ला भी झाड़ना चाहती है कि आपने ऑप्शन दे दिया, ज़्यादातर लोग आ जाएं, जो कुछ रह जाएंगे उनको सरकार कह देगी कि आपको भी NPS में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, ये स्कीम हम बंद कर रहे हैं। तो हो सकता है सरकार आराम से इस स्कीम को बंद कर दे और फिर कहे कि NPS जिस तरह से चल रहा है, PFRDA जैसे उसको रन कर रहा है, जिस तरह से उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उस हिसाब से जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा। लेकिन सर, व्हाट अबाउट आंदोलन? जो कर्मचारी वर्ग कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रगति मैदान, दिस दैट, सब जगह पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में, सरकार बहुत ज़्यादा, सरकार देखिए दूसरे एंड से लोगों को, जो मास लेवल पे जो जनता है, आम लोग हैं, सरकार उनको दरअसल खुश करने की कोशिश में है। किस तरह से? सरकार ने कहा हम 12 लाख की आपको टैक्स छूट देंगे। फिर सरकार अब तक की सबसे बड़ी सौगात दे रही है GST कट के तौर पे। तो अगर आम लोग खुश होंगे, चाहे अलग अलग जो जेब पे जो बोझ कम होने के उसमें फिर इस तरह के आंदोलन का ज़्यादा महत्व तो रह नहीं जाएगा, सरकार उस गेम को प्ले करेगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।